आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो एक डिज़ाइन पैटर्न हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर का। जब आप डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने का अलग अलग पैटर्न होता है या अलग अलग मेथड होता है। इसमें एक पैटर्न होता है सॉलिड डिज़ाइन पैटर्न। सॉलिड में तुम्हारा एस फॉर सिंगलटन ऐसे करके अलग अलग होता है। उसी में डी फॉर क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। आप अगर अपने एप्लीकेशन को फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, आप अपने एप्लीकेशन को स्केलेबल रखना चाहते हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज रखना चाहते हैं, तो आप सॉलिड प्रिंसिपल्स को यूज़ करके उस डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करके अगर आप अपने एप्लीकेशन को बनाते हैं तो आपका एप्लीकेशन स्केलेबल होता है, आपका एप्लीकेशन मेंटेनेबल होता है, आपका एप्लीकेशन जो होता है ऑप्टिमाइज्ड होता है और आपका एप्लीकेशन होता है वो मेंटेनेबल होता है। तो उसमें से एक पार्ट हम लोग को पढ़ना है डिपेंडेंसी, जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं किसके अंदर, एमबीसी के अंदर, ASP.NET कोर एमबीसी, या कोई भी एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं, आप इसका यूज़ कंसोल एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन करते हैं। और ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ये ASP.NET कोर का या C# का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सॉलिड एक डिजाइन पैटर्न है, उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन आता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी तरह का लैंग्वेजेस है, टेक्नोलॉजीज है, वहां पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का तुमको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझना पड़ेगा क्या होता है, किस प्रॉब्लम के कारण इसको लाया गया है और इससे क्या बेनिफिट मिलता है, पहले वो समझेंगे। फिर इसको ASP.NET कोर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को जनरली DI बोलते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन पैटर्न यूज टू अचीव इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है एक डिजाइन पैटर्न है जिसके थ्रू क्या आप अचीव कर सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। अब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है थोड़ा देर के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा, जब इसको हम थोड़ा बहुत कोड लिख के समझाने का कोशिश। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को अचीव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, it allow you to develop loosely coupled code by removing the direct dependency of the class on the concrete implementation of other class। अब यहां पे बोला गया क्या कि DI से बेनिफिट क्या है, तो DI से बेनिफिट यह है कि आप लूजली कपल्ड ऐप क्या बना सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं। होता क्या है कि बहुत समय आप एक क्लास बनाते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज, कोई भी उप्स का कोडिंग कर रहे हैं आप, चाहे जावा कर रहे हैं, C# कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है आप एक क्लास बनाते हैं। और होता कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि आप अपने क्लास के अंदर कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए आपको किसी दूसरे क्लास का हेल्प लेना है। जैसे सिंपल एग्जांपल समझोगे कि हम लोग एक C# का जब प्रोग्राम बनाते हैं तो आप अपना एक क्लास बनाए, पब्लिक क्लास, क्लास नेम, फिर एक मेन बना दिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर आपको एक मैसेज प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो आप क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब कंसोल क्या है, कंसोल तो कोई दूसरा क्लास है और उसका हेल्प ले रहे हैं आप अपने प्रोग्राम में कोई प्री डिफाइंड वर्क करने के लिए। ठीक है, राइट लाइन का पहले से बताया गया कि राइट लाइन फंक्शन क्या काम करेगा, तो आपको जरूरत पड़ता है आप उसको यूज कर लेते हैं। तो यहां पे हुआ क्या कि आप एक क्लास के फंक्शनैलिटी के लिए किसी दूसरे क्लास को यूज कर रहे हो उस क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा कि 2 क्लास या 3 क्लास या बहुत सारे क्लासेस एक दूसरे के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करके काम करता है। लेकिन जब कम्युनिकेट होता है तो बहुत सारा ऐसा क्लासेस होते हैं जिसके फंक्शंस को या जिसके कोड को यूज करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो जब आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे क्लास के अंदर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, कपलिंग। उसको क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। ये कपलिंग 2 तरह का होता है, एक होता है टाइट कपलिंग और एक होता है लूजली कपलिंग। बताएंगे कैसे कैसे होगा, भी थोड़ा सा कोड लिखे एक एग्जांपल देखें। तो यहां पे DI से क्या होता है, ये लूज कपलिंग होता है। यहां पे क्या होता है कि DI की मदद से आप क्लासेस के बीच में लूज कपलिंग कर सकते हैं। कपलिंग का मतलब होता है 2 चीज को जोड़ना, लेकिन ऐसे जोड़ना वो लूज रहेगा। लूज रहेगा मतलब जब चाहे उसको इजीली हटा के वहां पे दूसरे चीज को वहां पे कपल किया जा सकता है। अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिजाइन पैटर्न आप यूज करते हैं, इससे बेनिफिट क्या है, पहला लूज कपलिंग। लूज कपलिंग क्या होगा 2 मिनट के बाद हम बताएंगे। बेटर टेस्टेबिलिटी, कि उसका अगर लूज कपलिंग अगर आप DI यूज करते हैं तो उस एप्लीकेशन को टेस्ट बहुत इजीली किया जा सकता है। इजी मेंटेनेंस, इजी मेंटेनेंस का मतलब अभी बताया कि अगर मान लो कि कभी तुम्हारे पास एक क्लास यूज हो रहा है, उसके जगह कोई दूसरा क्लास यूज करना, तो पुराना वाला लूजली कपल होने से फायदा क्या है, लूज कपलिंग से फायदा क्या है कि बहुत इजीली आप एक क्लास को वहां से हटा के वहां कोई दूसरा क्लास घुसा सकता है, एक ऑब्जेक्ट को हटा के वहां दूसरा ऑब्जेक्ट घुसा, तो इसलिए वो बहुत इजी मेंटेन हो जाता है। अब बेटर सेपरेशन ऑफ कंसर्न, बेटर सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब क्या हो गया, सारा कोड, जैसे अभी हम क्या बोले कि क्लास बना रहे हैं उसके अंदर कोई काम है,
उसके लिए कोड हम लोग उसी क्लास में ना लिख के हम किसी दूसरे क्लास के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि तुम्हारा एक कोई मेन प्रोग्राम है, उसमें 4 काम हो रहा है, तो चारों काम को मेन प्रोग्राम के अंदर ना लिख के 4 अलग अलग क्लास को क्या दे दिया गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया चारों काम करने के लिए, और उसको तुम आसानी से क्या कर रहे हो, अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हो। यहाँ बेटर सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग कंसर्न के लिए आप अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे, अलग अलग क्लासेस बनाएंगे, और उसको आप अपने मेन प्रोग्राम में बहुत ईजिली यूज करें। जैसे भी याद होगा, हम लोग पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग ईमेल भेजने का हमको भेजना था, क्लाइंट कस्टमर को क्या भेजना था, क्लाइंट को क्या भेजना था, या जो भी तुम्हारा यूजर था उसको क्या भेजना था, ईमेल भेजना था। ईमेल भेजने के लिए हम लोग अलग क्लास बना दिए थे, ईमेल सेंडर नाम का या ईमेल सर्विस नाम का। वो चाहे तो पूरा कोड हम लोग कहाँ पे लिख सकते थे, कंट्रोलर के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन बोले नहीं भैया ईमेल भेजने का काम है तो एक अलग तरह का काम है, इसके लिए एक अलग क्लास बना दिए और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अलग अलग क्लास को दे दिए, और आप सिर्फ क्या कर रहे थे, आप सिर्फ उसको अपने कंट्रोलर के अंदर यूज कर रहे थे। तो अगर 5 काम हो रहा है तो हर काम के लिए यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग क्लास बनता है, और सबका काम बांटा हुआ रहेगा और अलग अलग क्लास बनेगा, और जहां पर जिस क्लास का जरूरत होगा हम लोग यूज करें। लेकिन अगर मान लो आप पहले, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड क्या होता है। चलो देखते हैं। उसके लिए एकदम बेसिक कोड हम बता रहे हैं, सी शार्प का, मतलब समझाने के लिए सिर्फ। सपोज तुम्हारे पास एक क्लास है, पब्लिक क्लास कैलकुलेशन, और इसके पास एक फंक्शन है पब्लिक वॉइड ऐड। एक्स लेके आ रहा है एक पैरामीटर, एक वाई लेके आ रहा है, फिर यहां पे लिखा हुआ int रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न रिजल्ट। अच्छा, रिटर्न करेगा तो यहाँ पे int हो। तो मान लो कि एक हम क्लास बना के रखें जिसका काम क्या है, इसका काम ये है कि उसके पास ऐसे फंक्शंस हैं जो क्या करेंगे, आपका कैलकुलेशन करेंगे। हो सकता है इसके अंदर और भी फंक्शन हो, सबट्रैक्ट, यहां पे कैलकुलेशन करने का बोले तो नहीं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। आपको हो सकता है कि बहुत जगह कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ता है, तो कैलकुलेशन के लिए एक अलग से क्लास ही बना दिए, और वो क्या कर रहा है, कैलकुलेशन करके उसका फंक्शन से जो डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन कर रहा है और वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। मेरा क्लास बन गया। ये हम लोग एक अलग से सिर्फ एज अ रियूजेबल कंपोनेंट, रियूजेबल क्लास बना लिए कि जहां पे भी जरूरत होगा तो हम लोग कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर लेंगे। अब कोई एक दूसरा क्लास बना रहे हो जहां पे इसको यूज कर बनाए, पब्लिक क्लास और डेमो बना लिए। इसके अंदर मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और इसके अंदर आपको जरूरत पड़ गया कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करने का कोड तुमको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए तो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी क्लास के, तो हम लोग यहां पे देखिए भाई, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करने के लिए ऑलरेडी कोड लिखा गया है। आप यहां पे क्या करेंगे, कोई भी क्लास के फंक्शंस को यूज करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, आप क्या किए, कैलकुलेशन सी फर्स्ट न्यू, और उसके फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ करते हैं सी डॉट सपोज ऐड, यहाँ से पास के 1020। फिर अगर हो सकता है कि तुमको मल्टीप्लाई का भी जरूरत है, सारा जो कोई जरूरत कि सारा यूज करेंगे, नहीं फिलहाल अभी बता रहे हैं कि सी डॉट मल्टीप्लाई 5,4। अगर आपको कभी भी कोई भी फंक्शन को यूज करना है उसका, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बना के कॉल। अब ये जो क्लास है, कोई जरूरी नहीं कि हम इसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर यूज, हो सकता है कि सेम क्लास, ये वाला सेम क्लास आप ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लासेस में आपने यूज किया, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल क्लास तो हम लोग हर जगह यूज करते हैं, हर प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो हो सकता है कि ये कैलकुलेशन क्लास को तुम 10 क्लास में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में यूज किया टू परफॉर्म द वेरियस कैलकुलेशंस। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम अब बताते हैं। ये जहां पे आप कोई क्लास के अंदर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है कपलिंग, और ये होगा टाइटली कपलिंग। टाइट कपलिंग इसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कपलिंग इसको बोलते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग कपलिंग बोल रहे हैं, क्योंकि आप जिस क्लास को यूज करना है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लिए और तब जाकर उसके फंक्शंस को कॉल कर। अब इससे नुकसान क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या है, शुरुआत में ऐसे ही काम होता था हर जगह, लेकिन जैसे इससे तुम्हारा एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होने लगा, एप्लीकेशन लार्ज स्केल पे बनने लगा, उसका स्केलेबिलिटी हो गया, स्केल बहुत बड़ा हो गया, उसके अंदर क्लासेस बहुत ज़्यादा यूज होने लगे, एक क्लासेस हजारों जगह यूज हो रहा है,
अब एक एग्जांपल ले लो कि ये कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट तुम 10 क्लास के अंदर बना के रखो और इन फ्यूचर जब तुम्हारा एप्लीकेशन स्केल हुआ तो तुम्हारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस खराब होने लगा। अब इसको जो डिजाइन करता हुआ एनालाइज किया कि भाई परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रहा है, तो देख रहा कि एक वेरिएबल बिना मतलब का बना हुआ है यहाँ पे। इसको दूसरे तरीके से भी तो लिखा जा सकता था ना, बिना वेरिएबल बनाए तो एक एक्स्ट्रा मेमोरी बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे एप्लीकेशन को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, तुम्हारा रैम तुम्हारा जो मेमोरी उसका मिसयूज कर रहा है। तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाए क्यों, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, रिटर्न एक्स प्लस वाई, वही काम करेगा ना, विदाउट क्रिएटिंग एन एडिशनल वेरिएबल। तो हुआ क्या कि बाद में कोई ट्राई किया कि नहीं भाई इसका कुछ परफॉर्म चेंज किया जाए। चेंज करने के लिए होता क्या है कि कभी भी पुराने क्लास में कोई चेंजेस होता नहीं, हमेशा नया क्लास बनता है। अब वो बोला कि ठीक है भाई एक नया कैलकुलेशन बना लेते हैं, पब्लिक क्लास उसका नाम दे दिया न्यू कैलकुलेशन। कभी भी पुराने वाले में चेंजेस नहीं होते, हमेशा ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ये है कि पुराने चीज़ में कभी कन्फर्म चेंजेस नहीं होगा। जब कुछ आपको नया करना था आपको नया बनाना होगा, नया बना लिया, इसके अंदर ये सारा फंक्शंस फिर से बनाएगा, फंक्शंस वही रहेगा बट उसका काम करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग वो वाला आपको बताए परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यहाँ सीधा लिख दिया रिटर्न एक्स प्लस वाई, तो वो क्लास को वैसे ही छोड़ दिए और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, थोड़ा सा इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर दिए, कुछ तो मेमोरी बचे, कुछ परफॉर्मेंस मेरा अच्छा हो, ऐसी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट होता है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। अब ये हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या खड़ा होगा कि अब सपोज ये जो कैलकुलेशन क्लास यूज होता था, जो 10 जगह हम यूज किए हुए या 20 जगह यूज किए हुए, 50 जगह यूज किए गए, तो अब हर जगह तुमको जाके क्या करना पड़ेगा, हर जगह जाके तुमको अब यहाँ कैलकुलेशन की जगह जाके यहाँ न्यू कैलकुलेशन करना, फिर बाकी जो 10 जगह वहां पे भी जाके न्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब चेंजेस हो रहा है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, तुमको बहुत जगह जाके चेंजेस करना पड़ेगा, बहुत जगह जाके चेंजेस करना पड़ेगा, तो फिर से क्या होगा, फिर से तुमको उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को रीबिल्ड करना पड़ेगा, उसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, फिर दोबारा उसको पब्लिश करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। उतना देर तक हो सकता है कि तुम्हारा एप्लीकेशन डाउन रहे, और आज के डेट में डाउन टाइम 0 चाहिए। तुम चाहते हो कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होता कि हम एक जगह चेंज करते सब जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाता। तो ये जो तुम्हारा अभी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर 10 जगह हम इसको यूज किया, 10 जगह क्लास का नाम चेंज किया, तो हर जगह जाके क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा काम हो पाएगा। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारा इसके कारण से, ये प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारा टाइट कपलिंग। जब टाइट कपलिंग का मतलब क्या है कि एक किसी क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बनाया जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, टाइट कपलिंग बोला जाता है। जैसे अभी हम लोग जो बनाए थे एंटिटी फ्रेमवर्क वाला, वो प्रोजेक्ट हम ओपन कर जाने के लिए, और यहां पे हमारे पास था अकाउंट कंट्रोलर। यहां पे तुम अगर देखोगे, हाँ यहां पे देखो आई ईमेल सर्विस कर कैसे था, अगर इसको ऐसे ना बना के, क्या हमारे पास क्लास था कौन सा, ईमेल सेंड सर्विस, यहां पर आप ऐसे करते हैं ईमेल सर्विस का सर्विस या ईमेल सर्विस कुछ इक्वल्स टू न्यू ईमेल सर्विस। अगर इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना लिए, अगर इसका ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट बना लिए, यही क्या हो गया, ये हो गया टाइट कपलिंग। तो क्या बोलेंगे, टाइट कपलिंग। यहां नहीं होगा एक्चुअली, यहां पे इसको, ये हमारा क्या हो गया, टाइट कपलिंग हो। इस तरह से जब हम लोग काम करते हैं, इससे प्रॉब्लम क्या है कि इन केस कल के तुम्हारा ये ईमेल सर्विस वाला क्लास चेंज हो जाता है, इसका जगह कोई दूसरा क्लास आता है, तो फिर तुमको यहाँ हर कंट्रोलर में जहां जहां इसको यूज किए हो, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हम आइडेंटिटी सॉरी अकाउंट कंट्रोलर के अंदर यूज करेंगे, और भी किसी काम के लिए हमको मेल भेजना पड़ सकता है, अलग अलग काम होता है अलग अलग जगह पे। मान लो कि कोई रिसीट, कोई बच्चा पेमेंट किया, उसका पेमेंट का रिसीट भेजना है आपको, ठीक है, कोई बच्चा का अटेंडेंस बना, वो एबसेंट है कि प्रेजेंट है, उसको मेल भेजना है, तो ये ईमेल सर्विस को तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी कंट्रोलर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लो इसको 10 कंट्रोलर के अंदर यूज किया और कल गए ईमेल सर्विस की जगह पे कोई नया क्लास आ गया कुछ चेंजेस के साथ में,
तुमको फिर 10 कंट्रोलर के अंदर जाना पड़ेगा, 10 कंट्रोलर के अंदर जाके वो नया क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए या इसी चीज को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कि कोई ऐसा चीज हो कि हम एक जगह करें, एक जगह चेंज करें, सब जगह चेंज हो। जैसे अभी मान लो यहाँ पे देखो क्या आई ईमेल सर्विस, अब आई ईमेल सर्विस इंटरफेस वगैरह क्यों होता है वो भी बताएंगे। लेकिन अभी अगर मान लो कि डीआई से बेनिफिट क्या है कि हमारा ये सारा कुछ डीआई में इंजेक्ट करने के लिए आ कहाँ से रहा है, ये यहाँ पे इंजेक्ट करने के लिए आ रहा है डीआई कंटेनर से। डीआई कंटेनर में हम लोग डाल कहाँ से रहे हैं, प्रोग्राम.cs में जाओ। अगर मान लो तुम्हारा नया क्लास आ गया, बस तुमको कुछ नहीं करना है, जहां पे इसको रजिस्टर किया जा रहा है बस इस जगह पे हम नया क्लास का नाम डाल देंगे। बस इस जगह पे नया क्लास का नाम डाल दोगे तो ये जहां जहां तुम्हारा ये नेम है, जहां जहां ये तुम्हारा क्या है नेम है, हर जगह मान लो कि ईमेल की जगह वहां पे न्यू ईमेल कर देते हैं। अभी तो एरर आएगा यहाँ पे, लेकिन मान लो कि न्यू ईमेल कर देंगे। जैसे न्यू ईमेल सर्विस करेंगे तो जहां जहां वो इंजेक्ट किया हुआ है हर जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो सोचो कितना आराम हो गया। अगर अगर तुम्हारा 20 जगह चेंज है तो एक जगह यहां चेंज करोगे, 20 जगह वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वो हम करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकली। म्यूट कर लो, किसी का आवाज आ रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताएं। ये हमारा हो गया टाइट कपलिंग। अब इसी को अगर तुमको लूज कपलिंग करना है, लूज कपलिंग करने के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं, डीआई का यूज। लूज कपलिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेस का। वो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत हम इंटरफेस का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। एक होता है क्लास और एक होता है इंटरफेस, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तीन तरह का चीज होता है। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे तुम लोग जाके देख सकते हो, मेरा सी साहब का वीडियो में डाला हुआ है इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। ये उप्स का एक कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम के अंदर आप यूज किसका करते हैं, आप यूज करते हैं या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का या तो इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन देता है और इंटरफेस जो होता है वो 100% एब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज। अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक तरह का टाइप होता है। क्लास भी एक तरह का टाइप ही होता है, पता है कि नहीं पता। क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसको बोला है। आप जब यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक तरह से मान के चलो कि क्लास टाइप का एक वेरिएबल बन रहा है। क्लास टाइप का क्या बन रहा है, वेरिएबल बन रहा है। तो ये क्लास टाइप का एक वेरिएबल बनता है। अगर ये तुम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बता देते हैं, एक सेकंड रुकना। ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी के अंदर कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। हम डायग्राम से समझाते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो होता क्या है। बहुत लोग को लगता है कि एक मेमोरी बनता है, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दो मेमोरी क्रिएट होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि क्लास को रेफरेंस टाइप बोला जाता है। बहुत जगह पढ़ोगे क्लास इज अ रेफरेंस डेटा टाइप। लेकिन रेफरेंस डेटा टाइप क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। हाँ, एक समझाने के लिए तुम लोग थोड़ा सा और प्रोग्राम में, सपोज तुम्हारे पास है क्लास स्टूडेंट, इसके पास है तुम्हारे पास int roll स्ट्रिंग नेम ले लिए। एक क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास डेमो, के अंदर मेन बनाए पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो हम लोग गड़बड़ भी किए हैं प्रोग्राम। यहाँ पे देखो क्या लिखे है। ये क्यों होता पता है, ये वही है, दिन भर में 4 लैंग्वेज पढ़ाओ तो सारा खिचड़ी बन जाता है। एक्चुअली ये जावा में उस तरह से मेन बनाते हैं। वीडियो बोलेगा कि मास्टर पागल है। पागल बन जाता है इंसान, क्या करोगे। सुबह से पाइथन पढ़ा है 2 बैच, एक 2 बैच जावा पढ़ा है, एक बैच MySQL पढ़ा है, दिमाग खराब हो ही जाता है। और अभी .NET C# पढ़ा रहे। खैर, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। ST इक्वल्स टू नहीं, होता क्या है देखो, इसमें 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट ये होता है और दूसरा पार्ट ये होता है।
पहला पार्ट जो है वो क्या करता है, जैसे ही स्टूडेंट का एसटी बनाओगे तो रैम के अंदर, ये मान लो तुम्हारा रैम है, रैम के अंदर एक एसटी के नेम से क्या बनेगा, रैम के अंदर एसटी के नाम से एक मेमोरी क्रिएट होगा। लेकिन ये मेमोरी जो होगा वो डेटा नहीं रखेगा। ये जो बनता है वेरिएबल तुम्हारा, ये रेफरेंस टाइप वेरिएबल बनता है। क्या बनता है? रेफरेंस टाइप। मतलब ये डेटा ना रख के रेफरेंस रखेगा। रेफरेंस मतलब एड्रेस, और एड्रेस किसका? किसी दूसरे मेमोरी का। कौन से मेमोरी का? यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, न्यू ऑपरेटर यूज किया, न्यू और स्टूडेंट। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहां पे जब तक ये लाइन नहीं बनेगा तब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। ये न्यू स्टूडेंट जब होगा तब तुम्हारा क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? स्टूडेंट का। और क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके मेंबर्स का एक कॉपी उसके पास आता है, अलग से मेमोरी क्रिएट होगा, इसका कोई नाम नहीं होगा। और इसके पास कॉपी आएगा किसका? क्लास के मेंबर का। तो रोल और जो नेम है वो इसके पास रहेगा। इसके पास एसटी के पास नहीं रहता है, वो अलग जगह रहता है। और ये रैम में कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। रैम में कहीं ना कहीं क्रिएट होगा तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। एक एज्यूम करे कि इसका एड्रेस क्या है, 117। न्यू ऑपरेटर का काम क्या होता है? न्यू ऑपरेटर का काम होता है कि यहाँ जो क्लास का नाम दिया गया है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एक्चुअल मेमोरी क्रिएट करो। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसका सारा मेंबर का कॉपी आएगा, तो वो कॉपी आ जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टर वगैरह बना हुआ तो कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कराएगा यही। और जब ये सारा काम हो जाएगा, ये न्यू क्या करेगा, ये जहां मेमोरी में बना है उसका एड्रेस रिटर्न करता है। तो एड्रेस रिटर्न करेगा तो क्या होगा, कहां स्टोर होगा, इक्वल्स टू के पहले जहां है ये इसका जो एड्रेस है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 117। डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ना है आपको, तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे के भी ये कॉन्सेप्ट के बिना तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है। अब इसमें होता क्या है, इधर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो रेफरेंस डेटा टाइप भी उसी टाइप का होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम डेमो का एसटी कर दें, डेमो क्लास का रेफरेंस टाइप बना के और हम उसमें स्टूडेंट क्लास का एड्रेस स्टोर कर दें, नहीं हो सकता। ये दोनों सेम टाइप का होना चाहिए। जिस क्लास का मेमोरी एलोकेट हो रहा है तो उसका रेफरेंस डेटा टाइप भी उसी टाइप का होना चाहिए, ये कंपलसरी। लेकिन इंटरफेस बनाते हैं तो वहां पे आपको एक बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? पहले इंटरफेस कैसे बनता है वो देखो। इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं, और मान लो यहां दे दिए माई इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक ऐसा टाइप होता है इसके अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल नहीं बना सकते। इसके पास प्रॉपर्टीज हो सकता है लेकिन स्टैटिक प्रॉपर्टीज हो सकता है। और इसके पास मेथड्स हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर्ड रहेगा, डिफाइंड नहीं रहेगा। डिक्लेयर्ड का मतलब हो गया कि उसके अंदर सिर्फ मेथड का पहला लाइन लिखा हुआ रहेगा, बॉडी नहीं लिखा रहेगा। तो बोलोगे सर इसको फिर बनाने से फायदा क्या है? बनाने से क्या फायदा बताते हैं। तो मान लो यहां बना दिए हम लोग पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, और एक बना दिए पब्लिक वॉइड। ये इसका सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट रहेगा। सारा का सारा मेथड जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, इसका सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। अब इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? तो यहां पे इंटरफेस क्या है, एक तरह से मॉडल की तरह काम करेगा, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। इसके साथ जो क्लास इसको इनहेरिट करेगा, जैसे मान लो स्टूडेंट इसको इनहेरिट किया, जैसे ही स्टूडेंट इसको इनहेरिट करेगा तो स्टूडेंट और माई इंटरफेस के बीच में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि मेरा जो स्ट्रक्चर है, ये इंटरफेस ये बोलेगा कि मेरे पास एक मॉडल है, उस मॉडल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मॉडल को फॉलो करने का मतलब क्या हो गया कि आपने अगर मुझे इनहेरिट किया है, ठीक है, तो आपके पास ये दो फंक्शन होना चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। हम आपको मॉडल बता दिए कि आपके पास एक एक्सेप्ट होगा, एक डिस्प्ले होगा। एक्सेप्ट क्या काम करेगा, डिस्प्ले क्या काम करेगा, वो आप समझिए, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए। तो ये कंपलसरी होता है कि जब भी कोई क्लास किसी मेथड को क्या करता है, सॉरी इंटरफेस को कभी ओवरराइड करता है, सॉरी इनहेरिट करता है, हाँ इनहेरिट करता है, कभी भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो उसके सारे मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि सेम नेम और सेम सिग्नेचर से फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, भले उसके बॉडी में कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन बॉडी बनाना पड़ेगा। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसका बॉडी उसको बनाना पड़ेगा, लिखो चाहे लिखो बॉडी बनाना पड़ेगा। ये इसके सारे मेथड को आपको ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे क्यों ओवरराइड करना पड़ता है।
प्लस दूसरा फायदा क्या है कि अगर कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो वो क्लास भी, उसका क्लास का जो टाइप है वो इंटरफेस टाइप का हो जाता है। अब इंटरफेस टाइप का होने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक ही फैमिली का हो गया, दोनों क्या हो गया, एक ही फैमिली का हो गया। एक फैमिली का होने से बेनिफिट क्या है, अगर यहां पे हम चाहें, अभी हम जिसे बोले थे ना, यहाँ पे कोई डेमो का हम ऑब्जेक्ट बना के नहीं पास कर सकते, लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहें तो माई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना के और उसमें हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। क्यों, स्टूडेंट और माई इंटरफेस अब एक ही फैमिली का है। हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है या जब कोई क्लास किसी दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता है, जो तुम्हारा डिराइव क्लास होता है वो तुम्हारा बेस टाइप के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेता है या बेस टाइप का हो जाता है। जैसे अगर स्टूडेंट जो है अब वो माई इंटरफेस टाइप का हो गया है, तो माई इंटरफेस का जो रेफरेंस टाइप है वो तुम्हारा जो उसका डिराइव क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। हाँ, अगर माई इंटरफेस का 3 क्लास है, अगर इसको इनहेरिट करा 3 क्लास, तो ये तीनों क्लास क्या होगा, इसी टाइप का हो जाएगा। मान लो कि एक एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, और क्लास बनाओ कुछ भी एबीसी, और ये भी किसको इनहेरिट कर रहा है, माई इंटरफेस को। जैसी माई इंटरफेस को इनहेरिट करेगा ये भी ये दोनों मेथड को ओवरराइड करेगा। नहीं करेगा तो एरर आएगा, नहीं करेगा तो एरर आएगा। एरर क्यों आएगा हम बता देंगे, नहीं करने से क्या आएगा, एरर आ जाएगा। अब एबीसी भी किस टाइप का हो गया, माई इंटरफेस टाइप का हो गया, मतलब स्टूडेंट भी माई इंटरफेस टाइप का हो गया, एबीसी भी माई इंटरफेस। अब तुम यहां पे ऐसा कर सकते हो, फिर तुम जैसे स्टूडेंट का डाले ना, तो यहां पे तुम डाल सकते हो माई इंटरफेस का st1 इक्वल्स टू न्यू, यहां तुम ए, मतलब जो भी क्लास अगर कोई इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है तो उसी इंटरफेस का रेफरेंस टाइप उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रख सकता है। बोलोगे इसका क्या फायदा है, इसका फायदा आगे बताएंगे हम, इसका फायदा जब हम लोग डीआई पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन फिलहाल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट ये है कि बस जितना भी मेथड होता है सारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलते हैं, ऐसे मेथड को बोलते हैं जो सिर्फ डिक्लेयर्ड होता है, उसका बॉडी नहीं होता। और कोई भी क्लास अगर इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो सारे मेथड को उसको ओवरराइड करना पड़ता है और उसका इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी क्लास अगर किसी इंटरफेस या क्लास को इनहेरिट करता है उसका सारा मेंबर नीचे आ जाता है। तो अगर कोई भी क्लास के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाएगा तो ये क्लास को भी क्या बना देगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देगा। एक ध्यान रखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको बोलते हैं, हम बोले थे कि तीनों चीज रिलेटेड है, क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसे क्लास को बोलते हैं जिसके पास कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, बाकी नॉर्मल मेथड भी हो सकता है बॉडी वाला, और कम से कम एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। और जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनता है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि वो इनकम्प्लीट क्लास रहता है, उसके पास एक कम से कम ऐसा मेथड होता है जिसके पास बॉडी नहीं है, मतलब वो इनकम्प्लीट है, तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब आप इंटरफेस बनाते हैं तो इसके अंदर सारा मेथड होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब उसका बॉडी नहीं होता है, सारा का सारा, इसमें बॉडी वाला मेथड नहीं हो सकता है। जब स्टूडेंट क्लास माई इंटरफेस को इनहेरिट करेगा तो ये दोनों फंक्शन इसके अंदर घुस जाएगा आके। अब घुस जाएगा इसके अंदर आके, तो कोई भी क्लास के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा तो वो क्लास भी क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट बनाने से प्रॉब्लम क्या है कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, बोलेगा क्या कि स्टूडेंट क्लास जो है वो ये दोनों मेथड को ओवरराइड नहीं किया है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन जब तुम इसको ओवरराइड कर लेते हो तो कोई भी मेंबर ऊपर से नीचे तभी आता है जब वो नीचे अवेलेबल ना हो। ये जब एक्सेप्ट इधर घुसने की कोशिश करेगा तो बोलेगा सुनो मेरे पास एक्सेप्ट है, तुम कहे आ रहा है, तो उस नाम से सेम नेम सेम सिग्नेचर से तो ऊपर से नीचे नहीं आएगा। यहाँ तो बॉडी वाला है, ये बच गया। ये जब घुसने की कोशिश करेगा इधर बोलेगा नहीं नहीं डिस्प्ले भी है, तुमको आने की जरूरत नहीं, मेरे पास अपना है, मेरे पास अपना है, तुमको आने का जरूरत नहीं है। तो नहीं, ये तो काम हो गया। जैसा अभी क्या होता है ना कि अभी हमारा इंस्टीट्यूट चलता है, हम लोग गूगल पे अपना लिस्टिंग करा के रखे हैं, कहा ठीक है गूगल मैप पे है। अब दिन भर में 20 फोन आता है हमारे पास, 20 फोन आता है मिनिमम। किस चीज़ का, सर हम लोग ये फलाना टेक्नोलॉजी से बोल रहे हैं, आप जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं क्या आप उसका वेबसाइट बनवाना चाहेंगे, क्या आप उसका मोबाइल ऐप बनवाना चाहेंगे, क्या आप उसका ईआरपी बनवाना चाहेंगे। तो हम लोग उसको क्या जवाब देते हैं, हम लोग जवाब देते हैं कि मैम या सर जो भी है कि हम लोग बच्चों को यही पढ़ाते ही हैं कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं। तो हम लोग अपना खुद बना लेते हैं, आपका सॉफ्टवेयर का हमको जरूरत नहीं, मेरे पास अपना सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे वही हो रहा है, जब ये इस देर से नीचे भेजेगा तो बोलेगा भैया ये जो तुम भेज रहे हो हमको वो तो मेरे पास अपना है ही, तो तुम्हारा हम क्यों लेंगे। ये वाला इसके अंदर नहीं आ पाएगा, ओवरराइड करने से ही फायदा होता है। तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनने से बच जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट बनने से बच जाएगा तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस तो उसका वीडियो है, सर पहले प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां मिल जाएगा। ये फिलहाल यही समझना है कि अभी फिलहाल एक बार रुक जाओ, फिलहाल यही समझना है
इंटरफेस अगर आप बनाते हैं और कोई भी क्लास अगर इंटरफेस को इनहेरिट करता है, वो क्लास उसी टाइप का हो जाता है, किस टाइप का, इंटरफेस टाइप का हो जाता है, पहला। दूसरा, अगर कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो उसके सारे मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, भले तुम उसका बॉडी में कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन बॉडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो हम लोग बना लेंगे, अगर मान लो जरूरत है तो तुम करने का कोड यहाँ लिख दो, यहाँ डिस्प्ले करने का कोड लिख दो। और तीसरा फायदा क्या है कि अगर आप कोई इंटरफेस किसी कोई क्लास अगर किसी इंटरफेस को इनहेरिट किया हुआ है तो इंटरफेस का रेफरेंस डेटा टाइप उसका डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी का यूज हम लोग वहां करेंगे। देखो यहां पे किए भी हुए हैं, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कंट्रोलर के अंदर लॉगिन किधर कहीं दिख रहा है, यहां पे ध्यान से देखो, जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल बना है, ये रेफरेंस टाइप वेरिएबल बन रहा है, लेकिन रेफरेंस टाइप किसका बना हुआ है, इंटरफेस का बना हुआ है, ईमेल सर्विस क्लास का नहीं बना हुआ। क्या बना हुआ है, तुम्हारा इंटरफेस का बना हुआ। इसलिए इंटरफेस जरूरी होता है इसके डीआई के अंदर। कैसे जरूरी होगा भी हम समझाएंगे। ये मोटा मोटी हम बेसिक चीज बताए कि हमारा इंटरफेस क्या होता है और बाकी चीज क्या होता है। आप पूछो क्या पूछ रहे थे। डिफरेंस बहुत है, क्या बताए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन होता है। आपका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसके पास नॉर्मल एट्रीब्यूट, मतलब नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। उसके पास इंस्टेंस मेथड हो सकता है, मतलब नॉन स्टैटिक मेथड हो सकता है। ठीक है, स्टैटिक मेथड भी हो सकता है, प्लस जो भी मेथड आप बनाएंगे मेथड विद बॉडी भी हो सकता है, मतलब उसका कोड वहीं पे लिखा हुआ है। और कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब कम से कम एक मेथड विदाउट बॉडी होगा, कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई क्लास इनहेरिट करेगा तो उसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, बाकी मेथड को ओवरराइड करने का जरूरत नहीं है। और वो ऐसा क्लास देगा, जैसे मान लो तुम्हारा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है वो कैसा होता है, देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मान लो यहाँ पे कुछ भी ए, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते तो आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना। इसके पास नॉर्मल मेथड हो सकता है, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, उसके पास बॉडी है, वहां पे कुछ कोड लिखा हुआ है, पब्लिक वाइड डिस्प्ले, ये भी नॉर्मल मेथड है, का बॉडी होगा, वहां कोड लिखा रहेगा। कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, इनकम्प्लीट। और वहां पे भी लेकिन जब क्लास बनाते हैं तो वहां एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, क्लास में तुमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल मेथड भी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी। तो हमारा कंपाइलर कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि कौन एब्स्ट्रैक्ट है कौन नॉर्मल है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देना पड़ता है। इंटरफेस के अंदर ये पहले से बताया कि इसके अंदर जितना होगा सारा एब्स्ट्रैक्ट होगा, बॉडी वाला हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां पे डिफरेंशिएट करना नहीं पड़ता है, वहां नॉर्मली तुम बना देते हो। तो यहाँ पे पब्लिक वाइड मान लो यहाँ दे दिया कुछ भी, तो यहीं पे इसको टर्मिनेट कर, कम से कम एक होगा, ऐसा और भी हो सकता है, ऐसा दो तीन चार होगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर इनहेरिट कर रहा है, उसको सिर्फ कंपलसरी क्या होगा, सिर्फ इसको ओवरराइड करना। इसको कर भी सकता नहीं भी कर सकता, लेकिन इसको ओवरराइड करना पड़ेगा सिर्फ एक को। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ एकदम कर सकता है, एकदम कर सकता है। ओवरराइडिंग में तो होता ही है। अगर मान लो कोई हमको ऊपर से कुछ दे रहा है और हम बोलते हैं कि नहीं है उसको, यहाँ पे तो जो कोड लिखा गया है तुम यहाँ पे भी एक्सेप्ट चाहते हो रहेगा, लेकिन तुम नहीं चाहते हो कि यहाँ पे जो कोड लिखा गया वैसा काम हो, तुम अपना इंप्लीमेंटेशन देना चाहते हो उसका। तो मेरे पास आया तो हम उसको अपने हिसाब से यूज, तुम्हारा वाला जो कोड हम यूज नहीं करना चाहते। तो ये ध्यान रखो कि सिर्फ ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही नहीं होता है, नॉर्मल मेथड को भी आप ओवरराइड कर सकते हैं। मान लो एक क्लास है, उस क्लास में कुछ कोड लिखा हुआ है, तुम्हारे पास आया, तुम अपने मन से काम करना चाहते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि क्लास है व्हीकल, क्लास क्या है, व्हीकल। व्हीकल क्लास के पास एक फंक्शन है ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजेगा, और उसमें हॉर्न कैसा लगाया हुआ है, छोटा हॉर्न लगाएगा, टी 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 करने वाला। ठीक है, अब तुम लाया बुलेट खरीद के, तो वही तो व्हीकल है। तो बुलेट में क्या होगा, बुलेट के साथ एक आता है ना हॉर्न, नॉर्मल हॉर्न आता है, नॉर्मल जो स्पेसिफिकेशन है गवर्नमेंट का उसका हॉर्न आ गया। अब तुम अपना बुलेट लाया, तुम बोलता नहीं हम बुलेट खरीदे ही छोटा हॉर्न लगाएंगे, तुम क्या किया उसमें प्रेशर हॉर्न लगा लिया, खोल के उसको पुराना वाला हॉर्न खोल दिया और उसमें क्या किया, बड़ा जो प्रेशर हॉर्न होता है कार में लगता है बस में लगता है वो वाला लगा लिया। तो तुम अपने हिसाब से हाँ, तो तुम क्या किया, उसका वाला पार्ट्स हटा दिया, उसका पार्ट्स नहीं लिया और तुम अपना लगा लिया। बुलेट में साइलेंसर आता है नॉर्मल वाला, तुम बोले नहीं बुलेट लिए हैं नॉर्मल साइलेंसर चलेंगे तो पूरा मोहल्ला को पता होना चाहिए कि मेरा बुलेट निकला है। तुम उसका साइलेंसर हटा के अपना साइलेंसर लगा लिया, अपना इंप्लीमेंटेशन कर लिया, तो वही क्या हो गया, वही ओवरराइड हो गया।
कि जो पहले से आ रहा है ऊपर से बेस क्लास से, ठीक है, वो हमको नहीं चाहिए। हम मेरे पास भी रहेगा साइलेंसर, मेरे पास भी हॉर्न रहेगा, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन हम अपने हिसाब से करेंगे। मेरे पास भी एक्सेप्ट रहेगा, लेकिन वो काम करने का तरीका हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। तुम्हारा वाला कोड हमको नहीं चाहिए। मेरे पास भी रहेगा वो चीज, लेकिन मेरे हिसाब से रहेगा, तुम्हारे हिसाब से हमको नहीं। आप नॉर्मल मेथड को भी ओवरराइड कर सकते हैं। देखो, इंटरफेस का वहां यूज करेंगे जहां पे आपको सारा का सारा मेथड आप उस क्लास पे छोड़ना चाहते हैं, जो क्लास उसको इनहेरिट करेगा, वो अपना इंप्लीमेंटेशन करेगा। वहां पे इंटरफेस का यूज करेंगे। जो भी होगा तुम्हारा, अगर मान लो कि हम सिर्फ मॉडल बताना चाहते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि भाई आपके पास ये दो मेथड होगा, ये दो मेथड क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो उसका टेंशन है जो इंटरफेस को इनहेरिट करेगा। और अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपको कुछ काम वो बताएगा ऊपर वाला, आपको ये काम हम करके दे रहे हैं कि ये काम ले लीजिए, ये काम ऐसे ऐसे होगा, उसका हम बॉडी बता दिए। और एक आध काम या दो काम ऐसा होगा जिसको आपको देखना है। चार काम हम देख रहे हैं, दो काम आप देखिए। पार्शियल इंप्लीमेंटेशन, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, चार मेथड हम बना के दे दिए बॉडी के साथ में, और दो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, दो मेथड का काम आप अपना देख लीजिए कैसे कराना है उससे, तो वो काम होता है इसका रियल टाइम। रियल टाइम एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा ये वाला बताए, तुम्हारा क्या नाम है, गाड़ी वाला ही ले लो। गाड़ी वाला में क्या है, भी बोले ना कि तुम हॉर्न वो बना के दिया, ठीक है, बाकी चीज वो तुम आप ओवरराइड कर लिए, नहीं भी किए तो गाड़ी तुम खरीद लिए। अब गाड़ी में क्या होता है कि बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो तुमको बाद में करना पड़ता है। इसे नंबर प्लेट वो लगा के दे दिया तुमको, ठीक है, नंबर प्लेट गाड़ी में लगा हुआ आता है, लेकिन उस पर नंबर लिखवाता कौन है? तुम आरटीओ में अप्लाई करोगे, तुमको नंबर मिलेगा, तो बाद में तुम क्या करोगे, उस पर नंबर लिखवाओगे। तो नंबर प्लेट पहले से है, वो एक फंक्शन है कि नंबर प्लेट गाड़ी में होगा, एक नंबर प्लेट आगे होगा कि नंबर प्लेट पीछे होगा, तो उस पर क्या लिखा जाएगा वो बाद में डिसाइड होगा। जब तुम गाड़ी खरीद लोगे, तुम्हारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद जो तुमको व्हीकल नंबर मिलेगा, गाड़ी नंबर मिलेगा, वो तुम लिखोगे। एक तो हो गया कि पहले से जो फंक्शन है कि भाई हाँ हॉर्न बजेगा, कैसा हॉर्न बजेगा, साइलेंसर है, कैसा आवाज निकलेगा, वो तो हो ही गया। लेकिन कुछ ऐसा चीज भी आपको दिया गया, तो कुछ चीज पहले से बना बनाया गया, हॉर्न जो पहले से लगा लगाया गया, साइलेंसर पहले से लगा लगाया गया, लाइट पहले से लगा लगाया आ गया, तुम उसी को यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर से आया हम उसको यूज कर लिए। कुछ ऐसा चीज होगा जो सिर्फ आपको दे दिया गया, बाद में उसको तुमको कस्टमाइज करना अपने हिसाब से। जैसे हम बोले कि नंबर प्लेट आपको दे दिया गया, नंबर क्या लिखाएगा वो आपको डिसाइड करना है। आपका आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए, आरटीओ जो आपको नंबर एलोकेट करेगा वही आपको लिखना है। शोरूम से नंबर लिखा हुआ थोड़ी आता है, सॉरी कंपनी से नंबर लिखा हुआ थोड़ी आता है, वो आप लिखवाएंगे। हाँ, इसका एग्जांपल अगर देखोगे तो इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, वो सिर्फ आपको मॉडल बता देता है, बाकी सब कुछ क्या करना है आपको करना है। जैसे रियल लाइफ में उसका क्या हो सकता है, आप सारा कुछ मॉडल के फॉर्म में आता है, सारा चीज आप खुद अपने हिसाब से करते हैं। जैसे मान लो कहीं ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, तो वहां पे आप गए और आपको क्या किया गया, एक पेपर दे दिया गया, आपको कुछ कलर दे दिया गया, आपको पेंसिल दे दिया गया, आपको इरेजर दे दिया गया। अब बोला गया कि ये आपको दे दिया गया, अब आपको जो बनाना है आप बनाइए, लेकिन आपके पास ये चार चीज को यूज करके ही बनाना है, लेकिन क्या बनाना वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये चारों चीज में यूज होना चाहिए। यहाँ पे वही गया कि भैया आप एक क्लास होगा जो इस इंटरफेस को इनेट करेगा, तो आपके पास ये दोनों फंक्शन होना चाहिए। ये दोनों फंक्शन क्या काम करेगा वो आप पे डिपेंड करता है, तो आप पे डिपेंड करता है। अभी देखते हैं ना, मास्टर सेफ करके एक तो प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो कभी तो वहां पे क्या होता है कि जो लोग आता है कंपटीशन में, तो कभी कभी कोई ऐसा सा राउंड होता है जहां पे उसको कुछ कॉमन सबको सामान दे दिया जाता है। ये लीजिए, ये चार सामान आपको दिया गया, अब ये चारों का यूज करके आपको एक डिश बनाना है। क्या डिश बनाना है वो आप समझिए। चारों को अब जितना लोग है वो चारों इंग्रेडिएंट का यूज करके अपना अलग अलग डिश बनाता है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, लेकिन उसमें चारों इंग्रेडिएंट यूज होना चाहिए। यहाँ पे वही चीज है कि इंटरफेस है, और इंटरफेस क्या बताएगा कि आपके पास ये दो फंक्शन होना चाहिए। ये मॉडल हो गया, अगर आपका क्लास इंटरफेस को रीड कर रहा है, आपके पास ये चीज होना चाहिए। क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो आप अपना इंप्लीमेंटेशन करते रहिए। डीआई में इसको यूज करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया
बेसिक चीज हम बताएं जिसको डीआई से लेना देना नहीं था। डीआई सीखने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आगे जब डीआई में जाके इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे जाके तुमको प्रॉब्लम होगा कि ये कैसे हो गया, हम लोग यहाँ पे क्लास का रेफरेंस टाइप नहीं बनाए, आई वाला इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, ठीक है। वो सब चीज तुमको समझ से थोड़ा बाहर हो जाएगा, इसलिए हम पहले थोड़ा सा चीज बता। अब आते हैं आगे। डीआई इन एसपी डॉट नेट कोर एमबीसी। एसपी डॉट नेट कोर एमबीसी के अंदर डीआई कैसे इंप्लीमेंट। एसपी डॉट नेट कोर हैज द बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर। अब देखो इसमें होता क्या कि एसपी डॉट नेट कोर जब एप्लीकेशन रन करता है तो वो एप्लीकेशन जब भी रन करता है तो वो रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर अलग अलग स्पेस बनाता है, उसी में से एक स्पेस ऑटोमेटिक आपका सर्वर बनाता है जिसको बोलते हैं इंजेक्शन कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या हो गया, एक स्पेस होगा जिसके अंदर आप बहुत सारा ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप बना के वहां पे रख दीजिएगा और जिसको जरूरत होगा वहां जाएगा, उठाएगा और अपने प्रोग्राम के अंदर उसको इंजेक्ट कर लेगा। To define which services are available in the program.cs file and then inject them into your controller view and other services via constructor। तो बोला क्या है कि इसमें होता क्या है, तो आप एक सर्विस डिफाइन करते हैं और उसको इंजेक्शन कंटेनर के अंदर डाल देते हैं किसके थ्रू, program.cs के थ्रू, और उसके बाद वहां पे वो अवेलेबल हो गया। अब जिसको भी जरूरत होगा उस कंटेनर के अंदर जाएगा, चाहे वो कंट्रोलर है, चाहे व्यू है, या एक सर्विस किसी दूसरे सर्विस को भी इंजेक्ट कर सकता है। एक सर्विस जो है वो दूसरे सर्विस में भी इंजेक्ट हो सकता है, या किसी सर्विस के अंदर वो कंस्ट्रक्टर की मदद से इंजेक्ट हो जाएगा। अब उसको इंजेक्ट कैसे करते हैं, तो उसका कुछ स्टेप्स है। पहला क्या है, डिफाइन द इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन। अगर आपको कभी भी डीआई करना है तो डीआई करने के लिए आपको एक क्लास बनाना पड़ता है, लेकिन वो क्लास बनाने से पहले उस क्लास के लिए एक इंटरफेस बनाना पड़ता है और उस क्लास के अंदर उस इंटरफेस को इनहेरिट करना पड़ता है। एक बार आप पहले इंटरफेस बनाएंगे, फिर उस इंटरफेस से इनहेरिटेड एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास के अंदर इंटरफेस में बताया हुआ सारा मेथड को ओवरराइड करेंगे। वो जब हो जाएगा तब फिर आप क्या करते हैं, उस सर्विस को रजिस्टर करते हैं। कहाँ पे, program.cs में। अब रजिस्टर करते समय आपको जो अभी जो कॉन्सेप्ट आता है सिंगलटन का, ट्रांजिएंट का और स्कोप्ड का, उसका यूज होता है। और एक बार जब वो रजिस्टर हो गया तो वो कहाँ पे अवेलेबल हो गया, वो अवेलेबल हो गया इंजेक्शन कंटेनर के अंदर। मतलब जो तुम्हारा मेमोरी के अंदर एरिया है इंजेक्शन कंटेनर, वहां पे ऑब्जेक्ट बना के पहले से डाल दिया गया। अब आपको उसको रिसीव करना पड़ेगा जहां पे भी यूज करना। रिसीव करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, बोलते हैं इंजेक्शन। तो आपको या तो कंट्रोलर में अगर उसका यूज करना है तो कंट्रोलर के अंदर उसको रिसीव करना पड़ेगा, मतलब इंजेक्ट करना पड़ेगा। व्यू के अंदर अगर आपको उसका जरूरत है तो व्यू के अंदर उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, और कोई दूसरे सर्विस के अंदर है तो दूसरे सर्विस के अंदर उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। इंजेक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है, प्रॉपर्टी के थ्रू होता है, मेथड के थ्रू होता है, बहुत सारा तरीका है, सारा तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे हो गया ये कौन कौन सा प्रोसेस, तो ये 3 प्रोसेस आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये तीनों प्रोसेस कैसे होगा, चलो उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे देते हैं DI डेमो। अभी एकदम बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे, फिर एक ईमेल वाला या बाकी चीज। ईमेल वाला तो हम लोग बनाए पहले भी। या चलो कैलकुलेशन वाला ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैलकुलेशन वाला। कि आपके पास एक ऐसा सर्विस आप बनाना चाहते हैं, इसको 2 नंबर भेजा जाएगा और वो उसको ऐड करके दिखा सकता है, सेपरेट करके दिखा सकता है, मल्टीप्लाई करके दिखा सकता है। तो कभी भी कोई भी सर्विस होगा तो उसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन होगा वो आपको डिसाइड, कौन कौन सा मेथड होगा वो डिसाइड करना पड़ता है। एक बार जब डिसाइड कर लिए, पहला काम क्या होता है कि जनरली सर्विस के लिए या एक्चुअली जो भी हम लोग इंजेक्ट करते हैं उसको सर्विस बोलते हैं, उसके लिए एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं सर्विसेज नाम, उसी में बनाते हैं। आप इसके अंदर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, ऐड, और पहले इंटरफेस ऐड करते हैं। न्यू आइटम, यहां से इंटरफेस लेंगे और उसका नाम देते हैं। इंटरफेस में एक नाम हम कोई जरूरी नहीं कि आई से शुरू करेंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जनरली ये गाइडलाइन है, रूल नहीं है, गाइडलाइन है या स्टैंडर्ड है कि इंटरफेस में आगे आई देते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि नाम देख के पता चल जाएगा, चाहिए इंटरफेस है। आई कैलकुलेशन, CALCULATI, कैलकुलेशन सर्विस, और लास्ट में हम लोग सर्विस लगाते हैं। नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन आई से शुरू करना चाहिए, लास्ट में सर्विस लगाना चाहिए, ठीक है। डॉट सी। अब ये इंटरफेस के अंदर हम क्या बोलेंगे, सिर्फ मेथड्स को आप डिफाइन करते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा उसमें 4 फंक्शन होगा, एक ऐड होगा,
पब्लिक int क्या होगा सब्ट्रैक्ट, पब्लिक int मल्टीप्लाई, पब्लिक int डिवाइड। तब हमारे पास इसके अंदर 4 फंक्शन हो गया। मतलब जो भी क्लास इस पर्टिकुलर क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करेगा उसके अंदर ये 4 फंक्शन होना जरूरी है। अब अगला काम क्या होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन। ये इंटरफेस बना, इसका इंप्लीमेंटेशन। तो इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन कहां होता है, क्लास के अंदर होता है। यहां तो सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ा हुआ है, इसी के अंदर अब एक क्लास बनेगा। जो आइटम या क्लास ले लो, इसका नाम में आई नहीं होता। जनरली जो इंटरफेस का नाम होता है वही नाम होता है, बस आई नहीं होता। यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे नाम कुछ भी दे सकते। फिर से बता दे रहे कि नाम में कोई रूल नहीं है, स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा प्रोग्राम काम नहीं करेगा या रन नहीं करेगा या कोई एरर आ जाएगा। कैलकुलेशन सर्विस डॉट सी एस, और ये कैलकुलेशन सर्विस इनहेरिट करेगा किसको, आई कैलकुलेशन सर्विस को। जैसे इसको इनहेरिट करेगा तो यहां एरर आने लगा। क्या एरर आ रहा, माउस लेके जाओ। बोल रहा भैया ये 4 फंक्शन जो है इट डज नॉट इंप्लीमेंट द इंटरफेस मेंबर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया आप हमको इनहेरिट करेंगे तो आपको ये चारों फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसका कोड लिखना पड़ेगा, यही कॉन्ट्रैक्ट है। तब हम आपको अपने फैमिली में शामिल करेंगे। यहां पे आ गया, फिलहाल ये ऑटो कंप्लीट हो गया इंटेलिजेंस। यहां पे देखो ऐड, ये रिटर्न कर दिया है प्लस बी, सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी, मल्टीप्लाई, ये इंप्लीमेंटेशन भी हो गया। तो पहला काम जो था, आप कौन सा सर्विस बनाना चाहते हैं, वो सर्विस आपको क्या काम करके देगा। तो जो जो काम करके देगा उसके लिए इंटरफेस बनाया, और उसके लिए जो जो काम करेगा सबके लिए एक फंक्शन बना दी। ठीक है, जो जो काम करेगा उसके लिए एक फंक्शन बना दी। कहां पे, इंटरफेस के अंदर मेथड डिक्लेयर कर दिए। फिर उसका इंप्लीमेंटेशन कहां किए, क्लास के अंदर। अब ये काम होने के बाद इसको क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर सर्विस को रजिस्टर करना पड़ता है प्रोग्राम डॉट सी एस। रजिस्टर करने का 3 तरीका है, यहां बना हुआ है। फिलहाल अभी हम नॉर्मल रजिस्टर करते हैं, ट्रांजिएंट करके या सिंगलटन कोई भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखो यहां लिखा भी हुआ है कि हम लोग आगे जाके उसको अगले सेक्शन में इसको अभी देखेंगे ये कैसे काम, इसमें कौन कौन सा होता है। फिलहाल रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको प्रोग्राम डॉट सी एस खोलना होगा। प्रोग्राम डॉट सी एस खोलने के बाद जहां पे एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है उसके पहले कहीं पे भी बिल्डर डॉट सर्विसेज, कोई भी सर्विस को ऐड करने के लिए बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए आपको 3 फंक्शन मिलते हैं, ऐड ट्रांजिएंट, ऐड स्कोप्ड और ऐड सिंगलटन। फिलहाल अभी हम लोग ट्रांजिएंट करेंगे, जो कॉमन होता है वो ट्रांजिएंट ही होता है। ऐड ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट जो है तुमसे 2 वैल्यू लेता है, 2 टाइप लेता है। पहला जो टाइप होगा इंटरफेस, मेरा सर्विस का इंटरफेस कौन है, आई कैलकुलेशन सर्विस, और दूसरा होता है क्लास का नाम। अब बोल रहा है कि ये मिल नहीं रहा है, तो नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, तो इसका पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे यूजिंग DI कंटेनर और सर्विसेज। मिल गया। अब यहां पे हम देखो बता दिए, इसको एक सर्विस रजिस्टर कर दीजिए। मतलब एक कैलकुलेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट बना के आप DI कंटेनर के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, कब डालिए, तो जब रिक्वेस्ट आएगा। ट्रांजिएंट का मतलब जब रिक्वेस्ट आएगा, तो हम बोले थे ना कि जब भी रिक्वेस्ट आता तो पहले कहां जाता है, पाइपलाइन में। पाइपलाइन कौन है, तुम्हारा प्रोग्राम डॉट सी एस। प्रोग्राम डॉट सी एस में आएगा, ये कोड रन करेगा, कोड रन करेगा, तो जैसे ही रन करेगा ये ऑब्जेक्ट बनकर चला जाएगा DI कंटेनर। और इसको बता दिया कि ये किसको इनहेरिट करके रखा, आई कैलकुलेशन सर्विस को। मतलब ये किस टाइप का, आई कैलकुलेशन सर्विस का। मतलब अगर इसका, इस इंटरफेस का रेफरेंस टाइप कहीं पे बना हुआ है तो वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता था। ये हम लोग यहां पे रजिस्टर कर, एक बार जब रजिस्टर कर दिए तो अब इसको जहां पे इसके फंक्शंस को यूज करना है वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप इसको रिसीव करेंगे, मतलब इंजेक्ट करेंगे। अब इसको हमको यूज कहां पे करना है, तो यूज हो सकता है कोई मेरा कंट्रोलर है वहां पे, तो चलो एक कंट्रोलर हम लोग बनाते हैं। राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, और एमटी ले लेते हैं, नाम देते हैं कैलकुलेशन। होम है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, इसका एक व्यू ऐड, व्यू में एक फॉर्म बनाते हैं।
आज इंटेलिजेंट ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बना देंगे जो तुमसे 2 नंबर लेगा और एक ड्रॉप डाउन होगा जहां पे 4 ऑप्शन आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, और एक बटन होगा लेबल क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, आ देते हैं फर्स्ट, फिर उसका क्या हो जाएगा, टाइप इक्वल्स टू नंबर, पर नहीं टेक्स्ट, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल, नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर, यहाँ पे दे दिया फर्स्ट नंबर। इसी तरह से सेकेंड नंबर के लिए भी ले लेते हैं, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर टाइप इक्वल्स, उसके बाद एक हम लोग लेंगे कॉम्बो बॉक्स, टाइप इक्वल सेलेक्ट, अगर इनपुट नहीं सेलेक्ट टैग ही हो, सेलेक्ट क्लास इक्वल्स टू फ्रॉम सेलेक्ट, ड्रॉप, गर्दा उड़ा दिया इंटेलिजेंस। क्या देखो क्या आ गया, फॉर्म सेलेक्ट, मार्जिन टॉप 2 दे दिया अपने आप, नेम क्या दिया इसका, ऑपरेशन रिक्वायर्ड, सेलेक्ट ऑपरेशन, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, वैल्यू क्या भेजेगा, स्मॉल में भेजेगा, प्लस एक बटन बना दिया, सबमिट, इसका क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट, बना के देखते रन करा के कैसा दिखता है पहले ही। ग्रेट, स्पेलिंग मिस्टेक और वाला सब काम, फॉर्म बल्ले, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो, डबल कोट्स छूटा, और दूसरा एक और गड़बड़ है, क्या आया, फर्स्ट नंबर, नंबर में भी छूटा हुआ होगा, और इसका लेबल नहीं दिया हुआ, तो सेलेक्ट बना है उसका लेबल नहीं दिया, सेलेक्ट ऑप्शन का लेबल नहीं भी देंगे तो लगेगा, तो दे देते, सेलेक्ट ऑप्शन, अब ये सही हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये किसको कॉल कराएगा, इंडेक्स के पोस्ट को, चलो इंडेक्स का पोस्ट बनाते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और इंडेक्स, लेकिन ध्यान दो यहाँ तो कोई मॉडल हम लोग यूज किए नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टी वाला यूज करना, वहां से वैल्यू तो स्ट्रिंग में ही आएगा, तो पहला क्या था फर्स्ट नंबर, दूसरा क्या था सेकेंड नंबर टाइप का ही, फॉर्म में 3 वैल्यू आएगा ना वहां से,
फॉर्म में 3 कंट्रोल है। और तीसरा का नाम क्या था? पहला का नाम था फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, तीसरे का नाम है ऑपरेशन। स्टार्टिंग में हम पढ़ाए थे कि किस तरह से फॉर्म से डेटा आ सकता है, तो बताए थे तुम्हारा मॉडल के थ्रू आता है, फिर तुम्हारा क्या नाम है प्रॉपर्टी के थ्रू आता है, उसके बाद तुम्हारा फॉर्म कलेक्शन के थ्रू आता है और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टी वाला यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगा। यहाँ तो कोई हम लोग मॉडल यूज़ नहीं कर रहे हैं ताकि वैलिडेशन कर पाओ, वैलिडेशन हटा दो। अब आते हैं नीचे। पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि तुम्हारा ये जो 2 नंबर है, ये दोनों को न्यूमेरिकल में नंबर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करना तो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ INT x कर दिए, और न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? कन्वर्ट डॉट टू INT32। इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ डाल दिए फर्स्ट नंबर। INTY इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू INT32, यहाँ क्या डाल दिए? सेकेंड नंबर। ठीक है। और ऑपरेशन का तुमको जरूरत पड़ेगा नहीं, ऑपरेशन में तुम सीधा लिखोगे इफ। देखो यहाँ पे क्या है, अब एक चीज और हम लोग करना पड़ेगा कि अभी हम लोग उसको इंजेक्ट तो किए ही नहीं। किसको? जो तुम्हारा सर्विस है, तो सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अब पब्लिक प्राइवेट कुछ भी बनाइए, जनरली क्या होता है प्राइवेट बनाते हैं क्योंकि क्लास के अंदर प्राइवेट। उसके बाद यहां पे आपको रेफरेंस टाइप वेरिएबल बनाना पड़ेगा। किसका? जो इंटरफेस है सर्विस का। कौन सा सर्विस को हम यूज करना चाहते हैं? आई कैलकुलेशन सर्विस। एक हम लोग सर्विस नाम से ही बना लिए एक रेफरेंस। और इंजेक्ट किसके थ्रू होता है? इंजेक्ट होता है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मेरा जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? आई कैलकुलेशन सर्विस का सर्विस, यहाँ पे भी वही लेंगे जो यहाँ पे दिए वही। जब तुम्हारा कोई भी कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनता है तो तुम्हारा क्या होता है? जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पे देख रहा है कि वो किसको रिसीव कर रहा है, आई कैलकुलेशन सर्विस को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ देखो हम बताए हैं, अगर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आई कैलकुलेशन सर्विस का क्या पास किया गया है? पैरामीटर पास किया गया, तो आपको उसमें किसका ऑब्जेक्ट बना के भेज देना है? कैलकुलेशन सर्विस का। और ये कैलकुलेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। क्यों कर सकता है? हम लोग C# वाला में पढ़े ना कि अगर आपका रेफरेंस टाइप किसका है? इंटरफेस का है। तो अगर वो इंटरफेस को जो क्लास इनहेरिट करके रखा है उस क्लास का ऑब्जेक्ट वो स्टोर कर सकता है। तो आई कैलकुलेशन सर्विस को कौन इनहेरिट करके रखा है? कैलकुलेशन सर्विस। तो कैलकुलेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट को या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है। तो वो क्या करेगा? तुम्हारा जो DI कंटेनर है वहां पे जाएगा और देखेगा आई कैलकुलेशन सर्विस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई। यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट डाला गया? आई कैलकुलेशन सर्विस के लिए। आई कैलकुलेशन सर्विस के लिए इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट डाला गया है। उस ऑब्जेक्ट को कहां पे पास कर देगा? उस ऑब्जेक्ट को पास कर देगा, उसका रेफरेंस यहां पे। और इससे कहां चला जाएगा? इससे चला जाएगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब ये अब इस सर्विस को जहां यूज करेंगे तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली जो program.cs से भेजा गया है कैलकुलेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमारे प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हो गया। जब अवेलेबल हो गया तब हम लोग यहां पे क्या करेंगे? इफ, ध्यान से देखना, इफ ऑप्शन ऑपरेशन डॉट इक्वल्स क्या है? वहां से हम लोग क्या डाले हैं? ऐड, स्मॉल में भेजे थे। अगर ऐड है, ये क्या करेगा? ये करेगा, पर में एक और बना लेते रिजल्ट। ये करेगा रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस। तो रिजल्ट तो वहां से भेजेगा ना, आपको सिर्फ यहां पे क्या करना? रिजल्ट इक्वल्स टू सर्विस डॉट ऐड नाम का फंक्शन बनाए थे ना, और यहां एक्स और वाई पास। देखो उसका फंक्शन को हम लोग यहां कॉल करा लिए। ये एक्स और वाई लेके कहां जाएगा? ऐड फंक्शन में वहां कॉपी करेगा और वहां से उसको ऐड करके रिटर्न कर देगा और रिजल्ट में आ जाएगा। उसी तरह से फिर क्या देंगे? अगर मान लो कि वो नहीं है, ऑपरेशन डॉट इक्वल्स सब्ट्रैक्ट है, हम लोग यहां पे कौन सा फंक्शन को कॉल करा लेंगे? सब्ट्रैक्ट को कॉल करा लेंगे। वो ऑब्जेक्ट यहां पे अवेलेबल है तब ना उसका हम लोग फंक्शन को कॉल करा पा रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई है, यहां पे वैल्यू देखना पूरा है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड का वैल्यू है। वैल्यू यहां पे करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा।
और एक हो जाएगा डिवाइड। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो डालेंगे टेम्प डेटा के रिजल्ट इक्वल्स टू, और रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डायरेक्ट टू एक्शन। अलग से हम लोग क्या बना लेंगे, शो रिजल्ट नाम का एक्शन मेथड, तो भेज दो, बनाओ शो रिजल्ट नाम का पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट शो रिजल्ट। और क्या करेगा, रिटर्न व्यू। ये व्यू क्या करेगा, आपको क्या दिखाएगा, राइट क्लिक, ऐड व्यू, शो रिजल्ट, HTML नहीं करेगा, ये सीधा सीधा ऐसा प्रिंट कर, H1 रिजल्ट एट द रेट टेम्प डेटा अंदर जो रिजल्ट है। चलो रन करा के देखते हैं। वो सर्विस, हम मेरे कंट्रोलर को सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा। यहाँ डाले 100, यहाँ डाले 50, ऑपरेशन सेलेक्ट किए, ऐड आया, यहाँ पे ऑपरेशन सबट्रैक्ट आया, सेट के मल्टीप्लाई आया, ऑपरेशन सेट के डिवाइड आ रहा है। अब इसमें देखो हुआ क्या, बोलोगे सर ये कोड तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते थे, इतना नौटंकी करने का जरूरत क्या पड़ा, ये डायरेक्ट तो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते थे। लेकिन देखो ये एक एग्जाम्पल हम बताएं कैसे आप सर्विस, जिसमें हम कैलकुलेशन का काम बोले थे ना, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, भाई कंट्रोलर कैलकुलेशन नहीं करेगा, कैलकुलेशन के लिए तुम दूसरा क्लास बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेशन करके रिटर्न कर रहा है। तुम बोलोगे ठीक है सर, ये तो भी समझ में आया कि चलिए हम काम दूसरे को दे दिए, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लिए, इसको DI क्यों किए, इससे हमको क्या बेनिफिट मिला, इससे देखो क्या बेनिफिट मिला। आज यहाँ पे तुम्हारा ये जो मेरा कंट्रोलर है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली नहीं बना रहे, कहीं लिखे कैलकुलेशन सर्विस का न्यू कैलकुलेशन। इससे बेनिफिट क्या कि इन केस कल गए कोई कहता है कि नहीं एक नया सर्विस बनेगा न्यू कैलकुलेशन, ध्यान से देखना, नया सर्विस बनेगा न्यू कैलकुलेशन, और उसका ऑब्जेक्ट यूज होना चाहिए। अब कैलकुलेशन आउटडेटेड हो गया, उसमें कोई नया फीचर हम डाल दिए, तो क्या कैसे होगा, चलो आपको एक नया सर्विस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सर्विस मतलब इंप्लीमेंटेशन, सर्विसेस के अंदर गए, राइट क्लिक किए, ऐड एक क्लास बना ले, उसका नाम दे दिया न्यू कैलकुलेशन। और ये भी ध्यान देना कि कोई जरूरी थोड़ी है कि हम एक ही कंट्रोलर के अंदर उसको यूज, ये वाला हो सकता है कि हम 5-6 कंट्रोलर है, हर जगह ये सर्विस को हम यूज कर रहे हैं, हर क्लास के अंदर उसको इंजेक्ट किए हुए हैं, हर व्यू के अंदर इंजेक्ट किए, 10-20 जगह किए हुए, 10-20 जगह किए हुए रहते। अब अगर आपका न्यू कैलकुलेशन करना पड़ता तो 20 जगह जाके 20 कंट्रोलर में आपको चेंज करना पड़ता। लेकिन अभी देखो बेनिफिट क्या होगा, फिलहाल ये जो न्यू कैलकुलेशन है इसको भी इनहेरिट कराएंगे किससे, उसी से, हमारा इंटरफेस एक ही होगा। जैसे इससे इनहेरिट कराएंगे तो ये भाई साहब क्या बोलेगा कि सारे मेथड को ओवरराइड करो, ओवरराइड कर लेते हैं हम लोग। फिलहाल हम लोग यही कोड रखते हैं, अलग कोड नहीं डालते, वो डालते, फिर काम करने का तरीका चेंज कर देते है ना, तो वो पुराना वाला तरीका यूज, INT रिजल्ट इक्वल्स टू A+B, और यहां से रिजल्ट आ जाए। काम करने का तरीका से, क्योंकि फंक्शन तो चारों इसमें भी रहेगा वही, लेकिन हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, काम करने का तरीका चेंज कर देते हैं। अब देखो क्या बेनिफिट, हम लोग नया बना लिए, वो भी उसी को इनेट किया, मतलब देखो न्यू कैलकुलेशन भी किसको इनेट किया, आई कैलकुलेशन का, मतलब अगर आई कैलकुलेशन का इंटरफेस है और इंटरफेस का रेफरेंस टाइप बना हुआ है तो वो न्यू कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकता है। देखो इसीलिए यहां पे हम लोग क्लास का नाम बना के किसका बना दिए, आई कैलकुलेशन बना दिए। कोई भी क्लास जो आई कैलकुलेशन सर्विस को इंटरफेस को इनेट किया हुआ है उसका ये ऑब्जेक्ट रख सकता है, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो न्यू कैलकुलेशन हो, चाहे फलाना कैलकुलेशन हो, चाहे ढिकाना कैलकुलेशन। अगर वो आई कैलकुलेशन सर्विस को इनहेरिट किया हुआ है तो यहां पे आपको कंट्रोलर में कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। और अगर मान लो कि ऐसा ऐसा 10 कंट्रोलर में यूज किया तो 10 कंट्रोलर में तुमको यूज करने का, चेंज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि देखो
ये तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारा फंक्शन होगा ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारा फंक्शन होगा। अगर क्लास उसको इनहेरिट किया है, न्यू कैलकुलेशन इसको इनहेरिट किया, तो जो फंक्शन इसके अंदर था वो फंक्शन इसके अंदर भी होगा, क्योंकि ये इसको फोर्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक फंक्शन कम कर दिया, कम कर दोगे तो एरर आ जाएगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, इंटरफेस बनाया जाता है भाई, क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या रहे, सेम रहे, क्लास के स्ट्रक्चर से आप डेविएट ना हो पाए। आप नया फंक्शन एडिशनल डाल सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मिनिमम ये 4 हो सकता है, तुम 5वां बना लो अलग बात है, लेकिन मिनिमम ये 4 होना चाहिए। क्योंकि कल के मान लो कि तुम 3 यहां बना दिया और वहां पे तुम कंट्रोलर के अंदर 4 कॉल किया हुआ है, तो चौथा तो उसको मिलेगा ही नहीं, वहां तो 3 ही मिलेगा। इसलिए आप जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे आप डेविएट नहीं हो सकते हैं, जो मॉडल है उससे डेविएट नहीं हो सकते, 4 को बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर पहले कोई क्लास है जो इस इंटरफेस को यूज किया हुआ है और उसको तुम कहीं पे इंजेक्ट करके यूज कर रहे हो और तुम यहां से एक फंक्शन गायब कर दिया, तब तो वहां तो मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम इसको गायब कर देंगे डिवाइड को, तो यहाँ पे तो एरर आ जाएगा, उसको डिवाइड मिलेगा ही नहीं। तो पहला तो ये हो गया। अब अगर बोलेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, आपको अब 10 जगह चेंज करने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ program.cs में जाना है और जहां कैलकुलेशन सर्विस है उस जगह पे क्या कर देना है, न्यू कैलकुलेशन, ये नाम था ना, था न्यू, अच्छा न्यू कैलकुलेशन था, सॉरी, अच्छा न्यू कैलकुलेशन सर्विस नहीं है, नाम देना में नाम चेंज कर दे, नाम चेंज, न्यू कैलकुलेशन सर्विस का। फाइल का नाम कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, क्लास का नाम, फाइल का नाम भी चेंज। अब देखो यहाँ से एरर गायब हो गया। अब रन कराओ, अब रन कराओगे तो काम वही होगा, लेकिन अब देखो नया क्लास के थ्रू हो रहा है। आप एक जगह चेंज करेंगे, जहां जहां इंजेक्ट होगा सब जगह आप कैलकुलेशन की जगह न्यू कैलकुलेशन यूज होना, तो बोलते हैं फ्लैक्सिबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी, कि आप एक जगह चेंज कर रहे हैं और वो इजीली बहुत जगह चेंजेस हो जा रहा है, मेंटेन हो जा रहा है, आपका पूरा काम कर रहा है कि नहीं। वही वैल्यू डालते हैं जो पीछे डाले थे, ऐड करते हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वहां पे काम करने का तरीका चेंज कर दिया। काम वही हो रहा है लेकिन अब नया क्लास के थ्रू हो रहा है। तो जब जब क्लास चेंज होगा सिर्फ तुमको यहां पे चेंज करना है। और ये जितना भी मान लो कि ये होम के अंदर भी देखो, एक एग्जांपल दे दे रहे हैं सिर्फ समझाने के, एक जगह नहीं, हम इसको जहां जहां चाहे वहां वहां यूज कर सकते हैं। होम कंट्रोलर के अंदर भी आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। होम कंट्रोलर के अंदर भी इंजेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, प्राइवेट आई कैलकुलेशन सर्विस का सर्विस, इसका कंस्ट्रक्टर बना देंगे पब्लिक होम कंट्रोलर, और आई कैलकुलेशन का सर्विस है उसके अंदर दिस डॉट सर्विस। अब आई कैलकुलेशन के अंदर भी उस फंक्शंस को हम लोग कॉल करा सकते हैं। देख लो, समझाने के लिए बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग करते हैं व्यू डेटा के अंदर रिजल्ट, तो व्यू बैग भी दे सकते हैं, अपने वाले में भेजा, व्यू बैग डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू सर्विस डॉट एड, ऐसे समझाने के लिए बता रहे 130। और जो इसका क्या है, होम का इंडेक्स है, चले जाएंगे यहाँ नीचे दिखा देंगे। खैर इसमें रिजल्ट तो हमेशा फिक्स आएगा क्योंकि डेटा में वहाँ पे फिक्स डाले हुए हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, @बैग डॉट कराओ, है यहाँ 130। 130 कौन कैलकुलेट करके दे रहा है, 130 इसको कैलकुलेट करके दे रहा है ये कैलकुलेशन सर्विस। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं, जहां चाहे वहां इंजेक्ट, ये जो प्रोसेस हुआ ये इंजेक्ट करने का प्रोसेस। अब जहां इंजेक्ट किए हैं, अभी और भी बताएंगे अगले क्लास कि अलग अलग तरीके से इंजेक्ट होता है, फिर ट्रांजिएंट होता है, फिर व्यू के अंदर भी इंजेक्ट कर सकते हैं, सारा कुछ बताएंगे, लेकिन हम लोग अगले क्लास कल देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग देखिए कैसे आप कोई भी सर्विस बनाते हैं। तो सर्विस बनाने के लिए एक इंटरफेस, एक क्लास बनाना पड़ता है, फिर कैसे आप program.cs के थ्रू उसको इंजेक्ट कर कंटेनर में डालते हैं, और फिर आप कैसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। प्लस डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या है, उससे फायदा क्या है, वो कैसे फ्लेक्सिबिलिटी, वो हम लोग आज देख लिए। बाकी का टॉपिक हम लोग अगले क्लास देखते हैं, तब कल।